हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइस, इफ़ यू हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ 15 अगस्त, टुडे स्टिल योर ऑफर इज़ ओपन। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, यू कैन एनरोल विद 80% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी, यानी कि टाइम दुगना और पैसे कम। सो यू कैन एनरोल इन द बैचेस, किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं आप Y448A लगाकर। 4+4 8 होते हैं, A फॉर एग्रीकल्चर। जब भी आप इस कोड को लगाएंगे यू विल बी एबल टू एक्टिवेट दिस ऑफर। करना क्या है, चैट बॉक्स में आपका लिंक गिवन है, जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें लॉगिन करके एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनिए। एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनने के बाद आपको वहां पर बहुत सारे बैचेस दिखाई देंगे। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस बैच को सेलेक्ट कीजिए। मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर महापैक को सेलेक्ट कीजिए, फिर ये कोड यूज कीजिए Y448A एंड दिस 80% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी विल बी एक्टिवेटेड और आप इसमें फटाफट से एनरोल कर सकते हैं, जहां मात्र 6399 में आपको पूरे 2 साल की क्लासेस मिल रही हैं एग्रीकल्चर महापैक में। चाहे वो आप IBPC FO के लिए अदर बैच है, MSc के लिए है, UPSSC के लिए है, CUET के लिए है, या आपका ICAR PG के लिए है, इन सभी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प इन सारे बैचेस से आपको मिलने वाली है। सो यू कैन एनरोल ऑल ऑफ दीज बैचेस एट जस्ट वन प्लेटफॉर्म, दैट इज एग्रीकल्चर महापैक। स्टार्टिंग विद द क्लास, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। वो पेटीएम की ऐड आती है ना, डायरेक्ट अकाउंट में, ठीक है। तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सो फार जो अभी तक हम जीन ट्रांसफ़र पढ़ते आ रहे हैं दैट इज़ वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। हमें एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ रही है जो एक ऑर्गेनिज्म से जीन उठाकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालने में हमें हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर मैं किसी वेक्टर का यूज़ ना करके एक डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो क्या इसके लिए टेक्नोलॉजीज़ हैं? कौन सी इसके लिए टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हम आज की क्लास में बात करेंगे डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में। बिफोर गोइंग टू द क्लास, इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड अड्डा 24/7 ऐप, अगर आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, जैसे कि मैंने अभी बताया चैट बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन। और बहुत सारे फीचर्स है इस एप्लीकेशन में। सब्जेक्ट वाइज आपको रोज क्विज प्रैक्टिस करने को मिलेगी, आपको कुछ पावर कैप्सूल्स मिलेंगे, PDFs मिलेंगी, जॉब अलर्ट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे और जॉब्स के लिए आप अप टू डेट रहेंगे, कहाँ कौन सी वैकेंसी निकल रही है, कौन से फॉर्म भरने हैं। तो ऑल दिस इज एट वन प्लेस एंड दैट इज अड्डा 24/7 एप्लीकेशन। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब है, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, जहाँ सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक आपको कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ से आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे एंड यू आर द फर्स्ट वन टू वॉच देम। दूसरों से आगे निकलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है, कुछ एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं, कुछ मेहनत भी करनी होती है, ठीक है। तो हम सभी सुबह से रात तक आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और क्लासेस रेगुलरली अटेंड कीजिए। चलिए अब चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, विच इज अबाउट डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ DNA इनटू द प्लांट सेल विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल एजेंट। मैं किसी बायोलॉजिकल एजेंट यानी कि किसी वेक्टर का अगर यूज नहीं कर रही हूँ तो हम इसको डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कह सकते हैं। वेक्टर क्या कहेंगे, या कोई और बायोलॉजिकल एजेंट है। वेक्टर क्या है, व्हीकल है ना। यानी कि हम बीच में ई कोलाई में जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना, उसको ट्रांसफॉर्मेंट बना रहे हैं, उसके बाद वहाँ से जीन कॉपीज़ लेकर उस जीन को आगे किसी ऑर्गेनिज्म में को कल्चर कर रहे हैं, उसमें ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, या बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वी आर नॉट यूजिंग एनी बायोलॉजिकल एजेंट। यहाँ पर हम किसी बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना। सो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना।
तो यहाँ पर देखो एक सेल जो है दूसरे सेल को डीएनए गिफ्ट कर रहा है ना, उस पर रिबन लगा हुआ है। सो ही इज गिफ्टिंग इट डायरेक्टली, बीच में कोई और मेडिएटर नहीं है ना, बीच में कोई और मेडिएटर नहीं है, कोई एजेंट नहीं है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर बोलेंगे। The first method which is in direct gene transfer is chemical method। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कि कभी कभी जो आपका सेल है वो खुद ही आपके डीएनए को एनगल्फ कर लेता है, डायरेक्टली जीन ट्रांसफर हो सकता है ना। जैसे कि PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, PEG या फिर पॉलीविनाइल अल्कोहल या कैल्शियम फोस्फेट, ये सारे केमिकल्स ऐसे केमिकल्स हैं जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में हेल्प कर सकते हैं। दे एनहांस द अपटेक ऑफ डीएनए बाय द प्लांट प्रोटोप्लास्ट। प्लांट का जो प्रोटोप्लास्ट है वो इस डीएनए को जल्दी ले लेकर रेडी हो जाएगा लेने के लिए, अगर आप इन केमिकल्स की प्रेजेंस में ऐसा करते हैं, है ना। वन इज द PEG, देन पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड कैल्शियम फोस्फेट। CaCl2 को भी मत भूलेगा, वहाँ हमने ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ा था, वही काम यहाँ पर भी इसका है। बैक्टीरिया की वॉल पर या सेल की वॉल पर हम कहें, वो आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो अच्छे से चिपक सके, अपना अच्छे से टाइम व्यतीत कर सके, अंदर जाने के लिए अच्छे से अपना स्पेस बना सके, इसके लिए CaCl2 हेल्प करता है ना। द CaCl2 precipitate the DNA on the cell outer membrane, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर अच्छे से प्रेसिपिटेट करने में हेल्प करता है। एंड देन इट इज टेकन बाय द सेल बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस, है ना। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? जैसे आप खाना खाते हैं ना, ऐसे ही सेल जो है जो डीएनए फ्रेगमेंट उसके आसपास होता है या उसके सरफेस पर चिपका होता है उसको अपने अंदर ले लेता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोपोरेशन। नाउ दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी बात करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोपोरेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रोपोरेशन? नाम से समझ आ रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यूज होने वाला है, पोरेशन मीन्स पोर्स, है ना, पोर्स। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, करंट थोड़ी देर के लिए सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द सेल बाय एक्सपोजिंग देम फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम टू इलेक्ट्रिक पल्सेस, है ना, जिसकी वजह से ट्रांजिएंट पोर्स क्रिएट होते हैं। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, पूरी इंटैक्ट है, जुड़ी हुई है ना। जब आप इसमें करंट देंगे तो क्या हो जाता है, ये इस तरीके से इसमें जगह जगह पर क्या क्रिएट हो जाते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। इसमें क्या क्रिएट हो जाते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, छेद क्रिएट हो जाते हैं। अब जगह मिल गई है तो डीएनए फ्रेगमेंट इनसे डायरेक्टली सेल के अंदर क्या कर सकता है, आ सकता है, एंटर कर सकता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रोपोरेशन, है ना। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, सेल को शॉक दे रहे हैं, झटका, वो ऐड आती है ना, शॉक लगा 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 शॉक लगा, तो आप बेसिकली सेल को शॉक दे रहे हैं, जिसकी वजह से सेल क्या कर रहा है, ट्रांजिएंट पोर्स क्रिएट हो रहे हैं उसकी मेम्ब्रेन में, और क्या है, जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो अंदर आ रहा है ना। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन के दो मेथड हो सकते हैं। वन मेथड इज लो वोल्टेज लॉन्ग पल्स मेथड, अदर वन इज शॉर्ट वोल्टेज शॉर्ट पल्स मेथड। यानी कि कम वोल्टेज में ज़्यादा देर के लिए करंट देना, तड़पा तड़पा के मारना, है ना। भाई एक होता है ना कि थोड़ा थोड़ा रोज़ दो दो घुसे मारते रहो, उसको रोज़ दर्द होता रहेगा बेचारे को, तो ऐसे ही कुछ काम है। यहाँ लो वोल्टेज है, वोल्टेज कम है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है ना, उसको ज़्यादा टाइम के लिए देना है। दूसरा है हाई वोल्टेज एंड शॉर्ट पल्स, एक ही घुसा मारा एंड सामने वाला लेट गया, है ना। तो यहाँ है हाई वोल्टेज एंड शॉर्ट पल्स, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज और छोटे टाइम के लिए आपको देनी है।
लो वोल्टेज में आपकी जो वोल्टेज है वो 300 to 400 के आसपास रहेगी। वहीं जो टाइम है वो 10 to 50 मिली सेकेंड्स रहेगा। मतलब लॉन्ग टाइम में भी टाइम कितना है देख रहे हैं, मिली सेकेंड्स में है, 10 to 15 मिली सेकेंड्स। लेकिन हाई वोल्टेज अगर आपने की है, हाई वोल्टेज की रेंज होती है 1000 to 1500। हाई वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, 1000 to 1500। और यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो सिर्फ 10 माइक्रो सेकेंड्स। 10 microseconds will be enough to create the transient pores in the cell membrane। सेल membrane में transient pores create करने के लिए 10 माइक्रोसेकेंड इसमें काफ़ी होंगे। ठीक है, तो अगर कहीं सोचे मैम ने कहा था जीन ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप बेचारे सेल को कंटिन्यूसली करंट देते रहें, जैसे वो टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, किसी की याददाश्त गुम हो जाती है फिर उसे इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है ना, तो ऐसा नहीं करना है। दैट इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, दोनों ही जो आपके मेथड आप कोई सा भी अपना सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट मेथड है लो वोल्टेज एंड हाई पल्स मेथड और लॉन्ग पल्स मेथड, इसमें आपको ट्रांजिएंट पोर्स जो है ज़्यादा क्रिएट होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा मात्रा में होता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 100 सेल लिए हैं तो उनमें से 10 ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेट अच्छा होता है, लेकिन स्टेबल नहीं होता। जबकि हाई वोल्टेज में जो आप करते हैं इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना, मोर स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन रेट्स। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेट स्टेबल है, इसका मतलब एक बार जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो वो डीएनए फ्रेगमेंट कहीं खोता नहीं है, इट इज़ देयर इन द सेल एंड इट इज़ वर्किंग, है ना। तो स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलते हैं, आपको स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ मिलते हैं, हाई वोल्टेज में आपको स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशंस मिलते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट मेथड अदर देन द पार्टिकल गन मेथड इज इलेक्ट्रोपोरेशन इज पार्टिकल गन मेथड। पार्टिकल गन मेथड कुछ एक प्रिंसिपल पर काम करता है जहाँ पर आप टंगस्टन या गोल्ड का पार्टिकल यूज़ करते हैं। इस पार्टिकल के ऊपर आप अपने डीएनए फ्रेगमेंट को या जिस जीन को आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उसे इस पार्टिकल के ऊपर बिठाते हैं और जिस सेल में भेजना चाह रहे हैं उसे गोली मार देते हैं एंड दैट्स ऑल। तो होता क्या है ना, जनरली क्या होता है ना, गोली मारते हुए तो देखा होगा मूवी में स्लो मोशन में, ये आपकी बंदूक है, ड्राइंग थोड़ी सी मेरी ऐसी ही है ना, यहाँ पर बंदा खड़ा है, तो होता क्या है ना, यहाँ से गोली आपने चलाई, पहुँची 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 बंदे के सीधा दिल में। अब ये गोली जनरली इसके बॉडी में ही रह जाती है, वेरी वेरी रेयर केस कि वो बिल्कुल यार पार निकल जाए, है ना। तो यहाँ पर इसमें ये रह गई। सेम मेथड को यूज़ किया जाता है पार्टिकल गन मेथड में, बस यहाँ पर सिचुएशन क्या है, मान लीजिए कोई ऐसी गन है जिसके ऊपर आपकी डीएनए फ्रेगमेंट बैठी है ना, डीएनए फ्रेगमेंट है और यहाँ पर पूरी बॉडी की जगह क्या है, आपके पास एक सेल रखा हुआ है ना, यहाँ पर एक सेल रखा हुआ है और ये जब इसमें प्रेशर से इसको जब रिलीज करता है तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो इस सेल के अंदर आ जाती है ना। तो बिल्कुल गन की तरह ही काम होता है। दिस इज पार्टिकल गन मेथड। इसमें हम टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो मेटल्स हैं गोल्ड एंड टंगस्टन, दे आर इनर्ट मैटर। ये इनर्ट मैटर है, ये जल्दी से किसी केमिकल के साथ या डीएनए फ्रेगमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती और कोई दूसरे कंपाउंड्स नहीं बनाती हैं, इसलिए टंगस्टन या गोल्ड का यूज़ किया जाता है। जनरली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ हम एक डेवलपिंग कंट्री के सिटीजन्स हैं, थोड़ी सी गरीब कंट्री के सिटीजन्स हैं, है ना, बट वी आर इन डेवलपिंग वेरी फास्ट, है ना, हमारा डेवलपिंग रेट बहुत अच्छा है। सो फील प्राउड ऑफ योर कंट्री। वैसे भी भाई आज़ादी दिवस है अपना चल रहा है, तो वो बात है ना, अभी तो ये 2-4 दिन तो अच्छा सा मोटिवेटेड फील होना चाहिए, अपनी कंट्री के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, है ना। बट द डेवलप्ड कंट्री जो है वो अक्सर गोल्ड पार्टिकल्स का यूज़ कर लेते हैं जो
हमारी जैसी कंट्रीज होती है, डेवलपिंग कंट्रीज होती है, वो टंगस्टन पार्टिकल का यूज़ करती है, क्योंकि टंगस्टन पार्टिकल इज़ वे चीपर देन द गोल्ड पार्टिकल्स, है ना। गोल्ड पार्टिकल से काफ़ी सस्ता होता है टंगस्टन पार्टिकल, लेकिन गोल्ड पार्टिकल इज़ बेटर देन टंगस्टन पार्टिकल्स, क्योंकि गोल्ड पार्टिकल्स जो है उनका सरफेस यूनिफॉर्म होता है। गोल्ड पार्टिकल्स का सरफेस यूनिफॉर्म होता है इस तरीके से, जैसे ये गोल्ड पार्टिकल है इसका सरफेस यूनिफॉर्म होगा, वहीं जो टंगस्टन पार्टिकल है उनका सरफेस इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है ना। तो डीएनए फ्रेगमेंट कहीं फंस जाएगा, वो इतना अच्छे से स्मूथली ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, राइट। तो गोल्ड पार्टिकल इज़ मच बेटर टू यूज़ देन द टंगस्टन पार्टिकल, बट दोनों ही मैटर जो है इनर्ट मैटर है, किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती है, और यही रीज़न है कि हम इनको अपनी पार्टिकल गन मेथड में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक मैंने गन बनाई थी और मैंने कहा था भाई गोली चल रही है ना। सो व्हाट दैट एग्जैक्टली मीन्स इज यू नीड सम प्रेशर, है ना। आपको कुछ प्रेशर तो चाहिए होगा, कुछ फोर्स तो चाहिए होगी जो उस पार्टिकल को आगे मूव कर सके। दैट प्रेशर जनरली कम्स फ्रॉम द हीलियम गैस। वो प्रेशर कहाँ से आता है? वो प्रेशर आता है हीलियम गैस से। तो हीलियम गैस के प्रेशर से उस पार्टिकल को आगे मूव किया जाता है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो रिलीज होती है, अब ये जो हीलियम गैस के प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी चाहिए है, विच हैज़ कम फ्रॉम आ वाटर मॉलिक्यूल। जो एक वाटर मॉलिक्यूल को जब आप एक्सपोज करते हैं हाई वोल्टेज पर तब आपको मिलती है, और इसकी हेल्प से वो पार्टिकल आगे मूव करता है, राइट। इट वॉज फर्स्ट यूज बाय क्लीन एंड कोवर्कर्स। जो पार्टिकल गन मेथड है ये सबसे पहले क्लीन एंड कोवर्कर्स ने यूज की थी टू ट्रांजिएंट द एसे इन द अनियन एपिडर्मिस। अनियन एपिडर्मिस में जो सेल्स होते हैं, जो आपने बायोलॉजी में कभी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, माइक्रोस्कोप में जब बायोलॉजी की टीचर सेल दिखाना चाहती है तब वो हमेशा यही एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। वो ट्रांसपेरेंट झिल्ली जो है प्याज की उतरवाई जाती है, उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है ना। तो उस मेम्ब्रेन की बात हो रही है। उस मेम्ब्रेन में पहली बार क्लीन ने पार्टिकल गन मेथड का यूज़ करके जीन ट्रांसफ़र किया या करने की कोशिश की। अब ये जो आपकी जीन पार्टिकल है या पार्टिकल जीन गन है, इट हैज़ टू प्रोजेक्टाइल्स। इसके पास दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, एक को मैक्रो प्रोजेक्टाइल कहते हैं, दूसरे को माइक्रो प्रोजेक्टाइल कहते हैं। सिर्फ इनका साइज डिफरेंस है। मैक्रो प्रोजेक्टाइल 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर होता है, एंड 0.06 mm जो है इसकी थिकनेस होती है। वहीं माइक्रो पार्टिकल्स में आप 0.5 to 2 माइक्रोमीटर यूज करते हैं, है ना। तो जस्ट दैट द साइज इज द डिफरेंस, नथिंग एल्स। बट द मेन इम्पॉर्टेंस इज हाउ दिस गन मैथड इज वर्किंग। तो ये आपका जो है गन मैथड है, जहाँ पर ऊपर देखिए हीलियम गैस होगा जिसके प्रेशर की हेल्प से हम पार्टिकल को मूव कर पाएंगे। यहाँ पर गैस सिलेंडर है साइड में, राइट। और यहाँ से जब आपका ये पॉइंट ऑफ ब्रेक आता है ना, और यहाँ पर आपकी रैप्चर डिस्क है, ये आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके पार्ट्स हैं। इसके बाद यहाँ पर प्लास्टिक माइक्रो कैरियर है, और ये जो डीएनए है कोटेड विद माइक्रो पैलेट्स। ये जो यहाँ पर गोल गोल डार्क आप देख रहे हैं, यहाँ पर डीएनए है जो कि माइक्रो पैलेट्स के द्वारा कोटेड है। जब ये हीलियम गैस यहाँ से प्रेशर लेकर आ रही है, ये इन पार्टिकल्स के यहाँ पर हिट करती है। जब ये प्रेशर गैस आके इन पार्टिकल्स पर हिट करती है, ये पार्टिकल आगे मूव करते हैं, और जैसे ही आगे मूव करते हैं यहाँ पर स्टॉपिंग स्क्रीन होती है जो उन्हें स्टॉप करती है, उनकी स्पीड को कम करती है। और यहाँ पर आपके सेल्स रखे होते हैं, है ना, जिन सेल्स को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, और उन सेल्स में ये पार्टिकल्स जाते हैं और डीएनए इंसर्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सही प्रेशर का इस्तेमाल किया जाए। भाई ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है और ये सेल है, ठीक है। अब इस पार्टिकल को इतने प्रेशर से आपको फेंकना है, जैसे आप बॉल फेंकते हैं ना, भाई मैं आपसे दूर खड़ी हूँ, हम बॉल फेंकेंगे,
तो आपको इतने प्रेशर से बॉल फेंकने कि वो मेरे हाथ में आए, ना उससे पहले गिरे ना उसके बाद गिरे। वही सेम सिचुएशन है, इस पार्टिकल को इस सेल में पहुंचना है तो इतना प्रेशर होना चाहिए कि ना तो इससे पहले यहीं पर ये रुक गया तो भी काम खत्म हो जाएगा, है ना, ये इसके आर पार निकल गया तो भी काम खत्म हो जाएगा। इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि ये सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो सके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपने ये पूछा नहीं कि मैम गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल पर हम डीएनए फ्रेगमेंट कैसे लगाने वाले हैं। जो आपके गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली एक सोल्यूशन में डिप किए जाते हैं, जिस सोल्यूशन में आपकी फ्रेगमेंट होती है ना, जो आपने फ्रेगमेंट आइसोलेट की है वो इस सोल्यूशन में है। जब हम डिप करते हैं तो ये कोट हो जाते हैं, वो फ्रेगमेंट इसके ऊपर, वो सोल्यूशन इसके ऊपर चिपकता है जिसके साथ उसकी फ्रेगमेंट चिपकती है। उसको एक स्टेज पर रखा जाता है जिसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। फिर हीलियम गैस आती है और इसको प्रेशर देती है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के इस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे जिनके आर पार भी निकल जाएगा, पहले भी रुक जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ उन सेल्स को सेलेक्ट करना है जिनके अंदर हमारी डीएनए फ्रेगमेंट आई है ना। तो अगेन यहाँ पर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, वहाँ तो हम वेक्टर की हेल्प से कर रहे थे, है ना, यहाँ पर कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आपको जो भी आपके जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके साथ कोई मार्कर जीन भेजना पड़ेगा, कोई कलर चेंज हो, है ना, कोई एंजाइम एक्टिवेट हो, कुछ हो जिससे हमें पता चले कि ये हमारा रिकॉम्बिनेंट सेल है। तो उसके साथ आपको कोई भी मार्कर जीन एसोसिएट करके, लिंक करके उसके साथ भेजना होगा ताकि हमें पता चले कि ये सेल एक रिकॉम्बिनेंट सेल बन चुका है। ठीक है, सो दिस इज योर पार्टिकल गन मेथड। ये क्या है, आपका पार्टिकल गन मेथड है। एप्लीकेशन ऑफ पार्टिकल गन मेथड, बीटी कॉटन, सभी जानते हैं बीटी कॉटन के बारे में। इसमें एक क्राई जीन लिया गया था एक सॉइल बैक्टीरिया से जिसका नाम था बैसिलस thuringiensis। सॉइल बैक्टीरिया से ये जीन लिया गया और इसको डायरेक्टली जो है प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कराया गया विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल जीन गन मेथड। यानी कि ये कोई वेक्टर मेडिएटेड या किसी और बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा ट्रांसफर नहीं कराया गया था, इट वाज सिंपली डन बाय द पार्टिकल गन मेथड। पार्टिकल गन मेथड की हेल्प से हमने इसे इंट्रोड्यूस करवाया सक्सेसफुली। ये इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज बार जीन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू राइस फॉर फॉस्फेनोथ्रिसिन रेजिस्टेंस। फॉस्फेनोथ्रिसिन इज अ हर्बिसाइड। इस हर्बिसाइड से रेजिस्टेंस पाने के लिए राइस में ये जीन डाला गया, बार जीन, अगेन विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल गन मेथड, पार्टिकल गन मेथड की हेल्प से। तो ये दो इसके फेमस एंड सक्सेसफुल एप्लीकेशन है किसकी, पार्टिकल गन मेथड की। नाउ कम्स द माइक्रो इंजेक्शंस। माइक्रो इंजेक्शंस, माइक्रो मीन्स छोटा, इंजेक्शन तो आपने देखी है, तो एक बहुत ही छोटा सा इंजेक्शन है ना, दैट इज माइक्रो इंजेक्शन। डीएनए सोल्यूशन इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनसाइड द सेल यूजिंग द कैपिलरी ग्लास माइक्रोपिपेट। कैपिलरी ग्लास माइक्रोपिपेट का यूज किया जाता है, जहाँ पर एक इंजेक्शन जैसा ही आप लगा लीजिए, लेकिन वो दो पिपेट है वो बहुत ही माइक्रो लेवल पर डिजाइन है ना। तो ये देखिए, ये आपका सेल है, दिस इज योर सेल। तो सेल में डायरेक्टली आपकी जो निडल है वो इसमें सोल्यूशन इंजेक्ट कर देती है। जो भी आपका, जो मान लीजिए यहाँ पर सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में आपने डीएनए आइसोलेट करके पीसीआर टेक्निक से अपनी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या कर लिया, एम्पलीफाई कर लिया। अभी सोल्यूशन में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, इस सोल्यूशन को आप इसमें लेंगे ग्लास पिपेट में और यहाँ पर रिलीज कर देंगे इस सेल में। तो ये डायरेक्टली जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके का ही है, बट इसमें एक माइक्रोपिपेट, ग्लास कैपिलरी माइक्रोपिपेट का यूज किया जाता है। जनरली इंडियन लैब्स में, मतलब नॉर्मल लैब्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपने अपनी पीएचडी थीसिस में या मास्टर्स थीसिस में कभी देखा हो, तो ऐसा रेयर ऑफ द रेयर चांस है। लेकिन हाँ, जो हाई लैब्स होती हैं जिनमें एक्चुअल रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन, तो वहाँ पर ये अवेलेबल होती हैं।
है ना। तो यहाँ पर आपको हेल्प कभी कभी माइक्रो मैनिपुलेटर्स की भी लेनी पड़ती है। व्हाट आर माइक्रो मैनिपुलेटर्स, है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट हियर कि हम एक सेल को पकड़ेंगे ऐसे और ऐसे उसमें जो है सेल में इंजेक्शन लगा देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो माइक्रो मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स यानी कि छोटे छोटे डब्बे होते हैं। एंड वी ट्राई कि हर सेल में हम एक एक ही सेल रखें, है ना, और फिर इसमें हमें माइक्रो इंजेक्शन लगाना जो है काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द माइक्रो इंजेक्शन। जैसे माइक्रो इंजेक्शन है उसी तरीके से मैक्रो इंजेक्शंस भी होते हैं। मैक्रो इंजेक्शन, तो मैक्रो इंजेक्शन इज नथिंग बट योर हाइपोडर्मस सिरिंज। जब आपको बुखार लगता है, आपको वैक्सीनेशन होता है, ये सिरिंज सबने देखी है, वही सिरिंज को यूज़ करके भी आप जो है डीएनए को ट्रांसफॉर्म, सेल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट येस, द चांसेस ऑफ दीज टेक्निक्स आर लेसर, है ना। माइक्रो इंजेक्शन, मैक्रो इंजेक्शन जैसी टेक्निक्स जो है, इनके चांसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थोड़े कम रहते हैं और काफ़ी स्किलफुल और टीडियस टास्क होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन में यूज़ नहीं किए जा सकते, है ना। अगर मुझे 10 सेल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ जाए एक दिन में तो मेरी बैंड बच जाएगी, है ना, वो वाली बात है। मतलब 10 मैंने कम नंबर लिया है, बट ऑफ कोर्स बिकॉज हर सेल तो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा जो मैं ट्रांसफॉर्म करवाऊंगी, कोई हज़ारों सेल कराऊंगी तब जाके 2-4 होंगे, है ना। तो इट इज़ अ टीडियस टास्क, काफ़ी लेबर स्किल्ड और टीडियस टास्क हो जाता है। अगेन यहाँ पर आप एक होल्डिंग पिपेट लेंगे और वहाँ पर अपना होस्ट सेल रखेंगे और डायरेक्टली जो है निडल से सेल में, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑफ कोर्स, है ना, ऐसे आपको सेल नहीं दिखेगा, तो माइक्रोस्कोप के अंदर उसको लेकर के एंड डायरेक्टली यू ट्राई टू इंजेक्ट द सॉल्यूशन विद द हाइपोडर्मस सिरिंज इनटू द सेल में आप उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं मैक्रो इंजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो सिरिंज ले रहे हैं हम नॉर्मल सिरिंज ले रहे हैं जो हमें लगती है, हाइपोडर्मस सिरिंज ले रहे हैं। वहाँ पर हम एक ग्लास कैपिलरी माइक्रोपिपेट सिरिंज लेते हैं जो आगे से बहुत ही पतली और बहुत ही साइज स्पेसिफिक होती है, तो उसको हैंडल करना काफ़ी ईजी होता है एज कम्पेयर टू दिस नॉर्मल सिरिंज और हाइपोडर्मस सिरिंज, है ना। क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे जहाँ आपको सेल इतना बड़ा दिख रहा है, तो सोचिए निडल कितनी बड़ी दिखेगी, है ना। उसको एक सही पोजीशन पर रखना और सेल को रैप्चर ना होने देना, फूटने ना देना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, राइट। इसके अलावा कभी कभी सेल जो है अपने आप भी डीएनए को अपने अंदर ले लेता है। जैसे कि आप किसी भी सेल को जिसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, डायरेक्टली जो आपका डीएनए सोल्यूशन है ना, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स है, सोल्यूशन है, इसी में आप अपना सेल को इंक्यूबेट कर दीजिए। जनरली कुछ सेल्स आपको इसमें मिल जाएंगे जो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, यानी कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है ये समहाउ इंट्रोड्यूस हो जाती है सेल के अंदर विद सम नेचुरल प्रोसेसेस, है ना। तो इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक डीएनए ट्रांसफ़र और डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र थ्रू द सेल इटसेल्फ। इसको हम सेल इटसेल्फ जो है अपने आप इस फ्रेगमेंट को अंदर ले लेता है एंड समटाइम्स दिस फ्रेगमेंट इज गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद द जीनोम, है ना, जीनोम के साथ वहीं पर मिक्स हो जाती है, फिक्स हो जाती है और एक्सप्रेस भी करती है। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है और वो साइटोप्लाज्म में लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है ना। तो वो दोनों केसेस हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द डायरेक्ट जीन ट्रांसफर्स। इन सभी जीन ट्रांसफर्स में से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड प्लस योर पार्टिकल गन मेथड, जिनसे एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। दिस आर योर अदर बैचेस, ये आपके अदर बैचेस हैं, आप चाहें तो इनमें एनरोल कर सकते हैं। फीस सबके नीचे लिखी हुई है, बट आपको इनसे कम फीस भी करनी पड़ेगी 80% ऑफ इन डबल वैलिडिटी पर। सो गो अहेड एंड एनरोल विद Y448A। आपके इंडिविजुअल बैचेस भी हैं जहां पर आप कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। अगर आप पूरे सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना चाहते, कुछ सब्जेक्ट्स पे अच्छा होल्ड है, कुछ सब्जेक्ट्स वीक है, तो आप उन बैचेस में यूज़ कर सकते हैं, उन बैचेस को ले सकते हैं और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगेन दीज ऑल आर अवेलेबल ऑन Adda 24/7 वेबसाइट प्लस एप्लीकेशन, बट डू एनरोल विद द एप्लीकेशन सो दैट आपको एक्स्ट्रा जो कॉइन्स मिलते हैं उनका यूज़ भी आप कर पाएँ
80% से एक्स्ट्रा आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे जिनको यूज़ करके आप डिस्काउंट पाएंगे 81%, है ना। तो Y448A का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें टू एनरोल। एंड अगर मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं, जहां 6399 में आपको 2 साल के लिए अड्डा 24/7 की सभी बैचेस की सभी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। उनके साथ साथ उनकी टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी अवेलेबल होती हैं। तो आप पूरे 2 साल खूब सारे कंटेंट पढ़ सकते हैं और किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज योर न्यू YT शेड्यूल। ये आपका न्यू YT शेड्यूल है, पिछली क्लास में भी मैंने दिखाया था, याद कर लीजिए। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है करंट अफेयर्स, देन 10:30 बजे संकल्प, 11 बजे UPSSC, 11:30 बजे नाबार्ड, 12 बजे अर्जुन, 1 बजे CCI, 1:30 बजे फसाई, है ना, FSO के लिए, जुनून फॉर 2 PM, मंथन 4 बजे, उड़ान 6 बजे, आगाज़ 8 बजे और IBPS AF 9 बजे और प्रयास 7 बजे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेती हूँ अलविदा। अपनी रिविजन्स करते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कुछ गलती होगी हो बाई चांस तो भी मेंशन कर दे ताकि वी कैन करेक्ट। आई एम नॉट समवन who wants to be like I'm always correct. No, nobody is always correct, है ना। learning is a process. So अगर by chance कोई गलती हो गई है, कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, कुछ और चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैम ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है, एनीथिंग, सो यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।